शुरुआत होगी नंदीग्राम के महासंग्राम की। जी हां, क्योंकि बदला बनाम बगावत की ये राजनीति नंदीग्राम पर हावी है, लेकिन इसका असर दिल्ली तक होगा, क्योंकि जो नंदीग्राम जीतेगा वो साख की लड़ाई जीतेगा, और साख की लड़ाई जीतने पर दिल्ली में भी दस्तक होगी, शुभेंदु अधिकारी हो या ममता बनर्जी। और इसीलिए आज मैं कह रही हूं कि नंदीग्राम का महासंग्राम जो जीतेगा वो दिल्ली में दस्तक देगा। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें आपको सबसे पहले नंदीग्राम की दिखा रही हूं, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे और कैसे उन्होंने आज हुंकार भरी है। नंदीग्राम का यह समर अब सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मिथुन चक्रवर्ती, बाबुल सुप्रियो, बड़े बड़े नेता आकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि यह एक सीट पश्चिम बंगाल का भविष्य तय करेगी। तो ये सीट पश्चिम बंगाल का भविष्य तय करेगी, और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि नंदीग्राम का महासंग्राम दिल्ली तक दस्तक देने वाला होगा। पश्चिम बंगाल में इस एक सीट पर किस तरह से धुआंधार प्रचार चल रहा है, इस एक सीट पर प्रचार के लिए बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। वहीं 4 दिन से ममता बनर्जी कैंप करके नंदीग्राम में ही रहेंगी 1 तारीख तक, 1 तारीख जब नंदीग्राम में वोटिंग होनी है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि नंदीग्राम का यह महासंग्राम क्या दिल्ली में भी दस्तक देने वाला होगा। और आज महाभारत में मैं जो सवाल पूछ रही हूं, कुरुक्षेत्र का मैदान बना नंदीग्राम। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रही है। बगावत वर्सेस बदला, नंदीग्राम किसका? शाह का रोड शो, ममता का वोट शो। बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। दीदी अपना नाम भूलेंगी या शुभेंदु राजनीति छोड़ेंगे? আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আমার দুটো নন্দীগ্রাম, আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। ममता की पूरी तैयारी या शुभेंदु पड़ेंगे भारी? बंग की जंग नंदीग्राम, महासमर में महासंग्राम। 2 मई दीदी गई, जो नंदीग्राम जीतेगा वो बंगाल जीतेगा। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 30 सीटों पर मतदान होना है। इसी दूसरे चरण में सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम की है, या फिर ये कहें कि इस पूरे चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम है। चुनाव प्रचार से ऐसा लग रहा है कि जो नंदीग्राम का रण जीतेगा वही बंगाल पर काबिज होगा। ये वो सीट है जहां ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा, साख, सम्मान और कुर्सी दांव पर है। तो ममता की पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के लिए करो या मरो जैसा हाल है। ममता खुद को बंगाल की बेटी कहती हैं, तो शुभेंदु खुद को नंदीग्राम का बेटा कहते हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी 4 दिन से इसी नंदीग्राम में डेरा जमाए हुए हैं। दीदी व्हीलचेयर से प्रचार करती हैं, बीजेपी पर हमला करते हुए जीत का दावा करती हैं। तो बीजेपी ने पूरी ताकत नंदीग्राम के लिए लगा रखी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने 3 रोड शो इसी नंदीग्राम में किए, बीजेपी की जीत का दावा और मजबूत किया। नंदीग्राम में भी हम जीत रहे हैं और यहाँ सरकार भी हम बना। पूरे बंगाल में ये स्थिति है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का निर्माण चाहती है। नंदीग्राम की सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए ममता बनर्जी ने अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर छोड़ी है। उधर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए प्रण कर लिया है। हारने पर राजनीति छोड़ने की बात कह दी। আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আমার দুটো নন্দীগ্রাম, আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। बंगाल में दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान है, लेकिन दीदी के लिए उन 30 में से 1 सीट सबसे अहम, और यही वजह है कि 4 दिन से यहीं डेरा जमाए हुए हैं।
चंद दिन पहले एक ऑडियो सामने आया था जिसमें दीदी बीजेपी कार्यकर्ता से मदद की मांग कर रही थी। साफ है, अगर परिणाम विपरीत रहता है तो उनकी हार सिर्फ एक उम्मीदवार की हार नहीं, टीएमसी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की हार होगी। उधर बीजेपी नंदीग्राम का चुनाव ऐसे लड़ रही है जैसे नंदीग्राम जीता तो बंगाल जीत लिया। योगी आदित्यनाथ नंदीग्राम में रैली कर चुके हैं। दीदी को तो एक ही काम करना है, अब तो दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई है। मिथुन चक्रवर्ती सबने अपनी ताकत झोंक दी है। बंगाल में मेरा रिलेशन जो है ना, ये हीरो और फैन का नहीं है। उनके साथ मेरा रिश्ता है, दिल से है, हृदय से है। 2 मई दीदी गई, दीदी नंदीग्राम से भी हारेंगी। गुंडागर्दी की सरकार को हटाना जरूरी है, परिवर्तन लाना है, मोदी जी के साथ जुड़ना है, जय श्री राम की भक्ति में लीन होना है। साफ है, बंगाल की लड़ाई आर पार की है। इस लड़ाई में जो जीतेगा वो बंगाल का सिकंदर होगा। साथ ही राष्ट्रीय लड़ाई में भी उसका वर्चस्व बढ़ेगा। अगर दीदी चुनाव हारती हैं तो बंगाल ही नहीं, दिल्ली में भी दीदी की साख गिरेगी। जो भी हारेगा उसके भविष्य की राजनीतिक लड़ाई आसान नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता ओम प्रकाश सिंह जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही है राजनीतिक विश्लेषक राखी मित्रा जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश चांडिल्या जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक टीएमसी का पक्ष रखते हैं अनिर्बान बैनर्जी। खालिद एबदुल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ममता बनर्जी के समर्थक हैं। और साथ ही वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन आज महाभारत में जिन सवालों के साथ मैं ये महाभारत को आगे बढ़ाऊंगी वो सवाल आज महाभारत के और इस महासंग्राम के आपको बताती हूं। किस तरह से पश्चिम बंगाल में कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है क्या नंदीग्राम? ये पहला सवाल महाभारत में आज। दूसरा सवाल, बगावत बनाम बदला, नंदीग्राम किसका? क्योंकि इसी को लेकर आगे बढ़ रही है वहां की लड़ाई। दीदी अपना नाम भूलेंगी या शुभेंदु राजनीति छोड़ेंगे? अपना दम सबने भरा है। सवाल यह कि जो नंदीग्राम जीतेगा वो क्या बंगाल जीतेगा? और सवाल सबसे बड़ा महाभारत में ये कि बंगाल की लड़ाई का दिल्ली पर क्या असर होगा, क्या दिल्ली पर दस्तक होगी? मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनके साथ महाभारत की शुरुआत करूंगी। और खालिद साहब, सबसे पहले सवाल आपसे है। खालिद साहब, चुनाव के लिए 30 सीटें हैं दूसरे चरण में, लेकिन दीदी की नजर में सिर्फ नंदीग्राम क्यों है? कहीं ना कहीं आपको गलतफहमी हो रही है। नंदीग्राम नहीं बल्कि दीदी के लिए पूरा 294 सीट महत्वपूर्ण है। और आपने एक शब्द कहा बगावत और एक शब्द कहा, मैं इसको बगावत या मैं कहूंगा कि बगावत उसको बोलते हैं जो रह के वहां पे वहीं पे लड़ाई करता है, उसको बगावत बोलते हैं। ये गद्दारी कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको परिवर्तन कर लीजिए, ज्यादा बेहतर हो। और सर, परिवर्तन मत कहिए, परिवर्तन का शब्द तो कोई और डंका पीट रहा है परिवर्तन का, आप परिवर्तन मत कहिए। और ये दूसरी बात ये कि 4 दिन खालिद साहब आपको मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ सर, 30 सीटें हैं दूसरे चरण में। आप भी सुना होगा खालिद साहब, 30 सीटें हैं दूसरे चरण में, लेकिन दीदी पूरा गढ़ नंदीग्राम को बनाए हुए। सर, एक ही सीट पर इतना फोकस क्यों है? बाकी सीटें महत्वपूर्ण नहीं है क्या? ऐसा ना हो एक सीट के चक्कर में बाकी 29 जाएं आज से। वो आज से अपनी इस नंदीग्राम के लिए प्रचार कर रही है। उससे पहले पूरे 300 सीट के लिए, इससे पहले पहला फेज में 30 सीट के लिए पूरे घूम कर की है। हम समझते हैं कि नंदीग्राम ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी के लिए 294 सीट इंपॉर्टेंट है। और ममता बनर्जी के नाम से वोट होगा। नंदीग्राम का आप कुरुक्षेत्र के मैदान समझ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं। हम लोग इसको खाली मैदान समझ रहे हैं, एक तरफा मैदान समझ रहे हैं जो हम लोग जीत रहे हैं। नहीं, एक मिनट मैं एक बार ओम प्रकाश जी के पास, राखी जी आ रही हूँ आपके पास, ओम प्रकाश जी के पास एक बार जाऊंगी पहले। ओम प्रकाश जी, मुझे ये बताइए, खाली मैदान समझ रहे हैं वो तो? और ममता बनर्जी मोहतरमा ममता बनर्जी जीतेगी, इस तरह से खेलेंगी। खालिद अब्दुल्ला साहब, एक सेकंड। खाली मैदान समझने वाले क्या मैदान, सर खाली मैदान समझने वाले तो आराम से घर में बैठते हैं, फिर वो 4 दिन तक कैंप नहीं लगाते हैं। ओम प्रकाश जी,
इसलिए तो आप 26 दिन से कैंप लगा रखी है ममता बनर्जी। अच्छा ओम प्रकाश जी जवाब दे रहे हैं ना सर। आपको घबराहट हो गई? नहीं सर, मुझे कोई घबराहट नहीं है। ओम प्रकाश जी को घबराहट होगी, आपको होगी। हम तो 2 मई का इंतजार करेंगे। 24 दिन पूरे हम तो 2 मई का इंतजार करेंगे। बोलिए ओम प्रकाश जी बोलिए। खालिद अब्दुल्ला जी ने कहा ना कि गद्दारी और बगावत का परिभाषा, तो इन्होंने कहा ना कि जो वहीं रह के प्रतिवाद करता है, तो शुभेंदु अधिकारी वहीं खड़े हैं, भागे नहीं है। ममता बनर्जी भवानीपुर से भाग के वहां गई है। और दूसरी बात, ममता बनर्जी का आपके भी टीवी चैनल में दिखाया, ऑडियो लीक हुआ, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था सुनने की। खालिद अब्दुल्ला जी हजम करो थोड़ा सा, ऐसे थोड़ी होता है, पहले सुन लो ना। उसको बगावत कहते हैं। अगर आप बहुत बड़े विद्वान नहीं है कि आप बगावत और गद्दारी की परिभाषा दें। जो है वो सुन लीजिए। आपने बोला, मैंने सुना, अब आप सुन लीजिए, विद्वान नहीं जवाब दीजिएगा। जरूरी है, तब जवाब दीजिएगा, पहले सुनिए ना। खालिद साहब सुनिए ना, खालिद साहब और भी मेहमान हैं, उनको भी बोलने दीजिए। समझा देना बहुत जरूरी है मेरे भाई। पहला नंबर बात कि उनको जाके नंदीग्राम में जिस ममता बनर्जी को जय श्री राम को जो गाली देती थी, FIR करवाती थी, नंदीग्राम में बैठ के मंच पे चंडी पाठ कर रही है, चंडी पाठ कर रही है, उनके हारने का प्रमाण है। दूसरा, आज उन्होंने कहा कि मैं सांडी में गोरखी हूँ। सुचरिता जी, देखिए एक सेकंड खालिद साहब ऐसे नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते भाई। जिसे जो जीत को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कह रहे मैदान साफ है, कोई है ही नहीं, वो इतना क्यों बोल रहा है? खालिद साहब रुकिए ना जरा, सवाल जवाब उन्हें देने दीजिए, फिर आइएगा आप। बोलिए ओम प्रकाश जी बोलिए। देखिए सुचरिता जी, सीधी सी बात है, डर नहीं होता, दहशत नहीं होती एक शुभेंदु अधिकारी से, तो ममता बनर्जी पूरा लाव लश्कर लेकर वहां घर नहीं भाड़ा पर लेती। 2007 में नंदीग्राम में किसानों पे गोली चली, देख रहे हैं। इन लोग हजम नहीं होगा, इधर से जो जाएगा हजम नहीं होगा, संभालने का इनके पास ताकत नहीं है। 2007 में नंदीग्राम में 14 किसानों को मारा गया, 60 गायब हो गए, कई 100 पर केस हुए। सत्ता की मलाई उसी किसान आंदोलन का चाटी है, वो दोबारा लौट कर नहीं गई ममता बनर्जी। नंदीग्राम को अधिकारी परिवार ने बचाया, लड़ाई लड़ी CPM के शासन में। और मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, वोट की मजबूरी है, हिंदू दिखना जरूरी है। पहले जय श्री राम से नफरत वाली आज चंडी पाठ कर रही है, पहले सरस्वती पूजा रोकने वाली आज गोत्र बता रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं सुचरिता जी, 2 तारीख आते आते अपना मुंडन भी करवा लेंगी। यही हमारी उपलब्धि है, यही हमारी उपलब्धि है, यही हमारी उपलब्धि है। जी मैं वरुण जी आपके पास आऊं, अनिर्बान के पास जा रही हूं। राखी मित्रा जी, अनिर्बान, मैं एक बार अनिर्बान आपसे पूछ रही हूं, ये जो इन्होंने कहा कि ये मजबूरी है कि आप चंडी पाठ कर रहे हैं, इसकी चर्चा बार-बार हो चुकी है, बहुत बार हो चुकी है। ममता बनर्जी अपना गोत्र भी बता रही हैं जनसभाओं में, इसकी जरूरत थी क्या? पिछले 10 साल वो मुख्यमंत्री जब रही हैं, मैंने कभी नहीं सुना कि वो किसी रैली में जाकर अपना गोत्र बता रही है। अनिर्बान, क्यों आप क्यों उस सियासी पिच पर आ रहे हैं जिस पर बीजेपी आपको लाना चाह रही है? आप तो खुद ही उतर आए। नहीं, ये लाना कोई बीजेपी कौन किसको लाएगा? मतलब बीजेपी का आप एजेंडा देख लीजिए। नंदीग्राम के इलेक्शन में भी शुभेंदु बाबू वो भारत पाकिस्तान यही नैरेटिव चला रहे हैं। तो भारत पाकिस्तान का नैरेटिव अब बांग्ला के चुनाव में क्यों चला रहे हो भैया? ये कोई इलेक्शन, ये कोई मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन थोड़ा ही हो रहा है। ममता दीदी के लिए आप खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को आप चिट्ठी लिखते हो, उनके जब नवाज शरीफ थे वहां जाके बिरयानी खाते हो, और उसके बाद नंदीग्राम में आके भारत पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहे हो। आपको अगर नैरेटिव चलाना है तो डेवलपमेंट के चलाकर दिखाइए ना। ये धर्म को लेकर, भारत पाकिस्तान को लेकर, भारत बांग्लादेश, भारत चीन को लेकर ये जो जहरीला बयान ये लोग चला रहे हैं, इसका कोई जरूरत यहाँ पर नहीं। नैरेटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि राखी जी पर जाऊं उससे पहले आपसे पूछूंगी, मंच पर अपना गोत्र बताना क्या डेवलपमेंट का नैरेटिव है? क्या ये विकास की कहानी है, विकास की स्क्रिप्ट है? आप नैरेटिव बताएं अपना, आप अपने गोत्र बताएं। मैंने करना क्या नैरेटिव है? क्या नैरेटिव है डेवलपमेंट? एक मिनट बताइए ना अनिर्बान। ये जो बीजेपी खुद को, ये जो, हाँ वही बता रहे हैं, आपको पूरा स्टेटमेंट सुनना है। ये जो बीजेपी खुद को दिखाता है कि वो हिंदू धर्म का ठेकेदार है, हाँ। ये कितना गलत है यही वो साबित कर रही थी कि ये होते कौन है, दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि कौन देश प्रेमी है, कौन देशद्रोही है। यही तोहमत बीजेपी पर लगाते आए हैं, कौन हिंदू है, आज क्या बदल गया कि आप चंडी पाठ भी करेंगे और गोत्र भी बताएंगे? राखी जी, ये तोहमत तो बीजेपी पर हमेशा से लगाती आई है, टीएमसी नहीं और कई राजनीतिक दल। तो ऐसा क्या बदल गया कि अब आप अपना गोत्र भी बता रहे हैं और अपनी और चंडी पाठ भी कर रहे हैं?
अनिर्बान जी से पूछे कि इतने दिन बीजेपी ने नहीं कहा था कि वो हमारे दुधेल गाय हैं, उनका लाभ खाने को तैयार हूँ। आज ममता दीदी चंडी पाठ कर रही है, गोत्र बता रही है। बीजेपी कभी जाके अपना चंडी पाठ भी नहीं करती, गोत्र भी नहीं बताती। दूसरी बात, ममता दीदी ने कहा भूलते पारी निजे नाम भूल बोला को नंदीग्राम। अनिर्बान जी सुन लीजिए, एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा क्या है? आज तक इतने सालों में आपका मेरे को पीटा गया, आपके गुंडे मेरे को मारे हैं, ये है आपका बंगाल का उन्नयन। तो मुंह बंद करके सुन लीजिए, जब मैं बात कर रही हूँ सुन लीजिए। बीच शहर में मेरे को पीटा जाता है, ये है आपका एजेंडा। खेला होवे आपका एजेंडा, कल आपके गुंडे खेला होवे करके। अनिर्बान आप बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा राखी मित्रा को, मैं आपको रोकूंगी नहीं सर। ये आप दोनों के बीच की सियासी लड़ाई है, जिसे आप लोगों ने असली लड़ाई बना दिया है। कभी कोई चोट खा रहा है, किसी की जान जा रही है, ये हो रहा है पश्चिम बंगाल में। राखी जी बोलिए। शहर में मेरे को मोलेस्ट किया गया है। पूछिए अनिर्बान जी कहाँ थे उस समय, पूछिए मल्लिक बाजार एरिया में खेला होबे करके 10-15 लोग मेरे को खींच के मोलेस्टेशन कर रहे थे। कहाँ थे इनके खेला होबे वाले ठेकेदार जितने हैं, जितने भी बड़े बड़े बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की? ये है आपकी डेवलपमेंट? नहीं, अगर महिला मुख्यमंत्री होती है, महिला के ऊपर मोलेस्टेशन होता है कलकत्ता शहर में। अगर ये सच में हुआ है तो मैं कंडेम करता हूं। आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप दिखा रहे हैं अपनी चोट। अनिर्बान सब कुछ झूठे लगते हैं। अनिर्बान जी सबको चोट भी लगी है, वो अपनी बता रही है, बात बता रही है अपनी। ममता बनर्जी कम से कम आप उनकी बात सुन लीजिए। बहुत झूठे दावे करते हैं सर, झूठे दावों की बात तो दोनों तरफ है। अनिर्बान जी सब ममता बनर्जी जैसे झूठे दावेदार नहीं करते हैं। ममता बनर्जी का नाटक लोग देख रहे हैं। कुछ हुआ है इस शहर में ये आपका उन्नयन चल रहा है, डेवलपमेंट है, तो मैं कंडेम करता हूं। निर्णय करती है वो प्रधानमंत्री के साथ। फालतू बात मत बोलिए अनिर्बान जी, बहुत सुन लिया आप लोगों की, बहुत सुन लिए हैं। फैलाना मैं एक चीज सुनिए बीजेपी के कार्यकर्ता को फोन करके राखी मित्रा जी कह रही हैं कि किस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुई, उनको चोट लगी, वो दिखा रही हैं और वो बता भी रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ एक महिला के साथ बदसलूकी, दूसरी तरफ एक महिला की मौत भी हुई है पश्चिम बंगाल में, और उस पर आज ममता बनर्जी ने बयान भी दिया अपनी रैली में। दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। कोलकाता पुलिस आपकी पार्टी की दलाली करती है, पूछ लीजिए, खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कल। नहीं है यहाँ कानूनी तौर से। ठीक है खालिद साहब आप पूरे शो में बोलना चाहते हैं क्या? सर एक एक करके आऊंगी मैं आपके पास, थोड़ा अपनी बारी का इंतजार करिए। मेरे पास मेहमान और है, प्रकाश चांडिलिया जी के पास जाऊं, उससे पहले वरुण पुरोहित जी। वरुण जी मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे यह बताइए, हालांकि कांग्रेस का स्टेक सर कुछ है नहीं, ना राहुल गांधी आए हैं, ना प्रियंका गांधी आई यहां पर चुनाव प्रचार करने। स्टार प्रचारकों में उनका नाम था क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि यहां तो कुछ होना नहीं है। लेकिन मुझे यह बताइए कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में जो जीते या हारे, उसकी दस्तक आपको लगता है दिल्ली तक होगी? ममता बनर्जी को एक समय में आप जो थर्ड फ्रंट था वो पीएम कैंडिडेट के रूप में देखता था, अभी वो अपनी सीट बचाने के लिए नंदीग्राम में जद्दोजहद कर रही हैं। वरुण जी देखिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी वहां जाएंगे। अभी 6 तारीख तक दूसरी स्टेट्स के चुनाव हैं और प्रचार कर लें, फिर बंगाल भी जाएंगे। इसलिए बार बार ये प्रश्न उठाना क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं दूसरी कब जाएंगे? नहीं दूसरी अरे फिर बीच बीच में बोलते यार, तुमको बोलने की तमीज नहीं है किसी को चैनल पे, क्या बोलते हो बीच बीच में? वरुण जी प्लीज, कभी किसी को गद्दार बोल रहे हो, कभी ममता बनर्जी के लिए कह रहे हो मुंडन कराएंगी, क्या संस्कार है आप लोगों को? वरुण जी 1 मिनट रुकिए। क्या बोलते हैं पैनलिस्ट बीच बीच में? संस्कार नहीं है। गद्दार तो ममता बनर्जी कह रही है दूसरे लोगों को। अरे भाई आप भी तो शब्दों का उपयोग कर रहे हो, यहाँ बैठ बैठ करके। गद्दार अगर संस्कार ही नहीं आप लोगों को बोलने के, क्या सीखेंगे बच्चे आपको देख देख करके टीवी चैनल पे? इतने बड़े चैनल पे ऐसी बेहुदा हरकतें करते हो आप लोग, दूसरे को सुनना नहीं चाहते हो, आप शब्दों का प्रयोग करते हो। चुनाव का चरण पूरा हो गया, कांग्रेस के पास में अपने नेता को भेजने के लिए यहाँ पर नहीं है, तृणमूल के साथ कोई अंदरूनी। भाई आप बोल चुके, आपके पेट में दर्द होता है कि बार बार बोलते रहते हो बीच बीच में? मैडम आप रोकते नहीं हो लोगों को, क्या संस्कार है इनके बोलने के बीच बीच में?
नहीं वरुण जी, आपका लहजा चुप क्यों नहीं होते आप इस तरह से आप किस तरह से बात कर रहे हैं, पेट में दर्द है, ये है, नहीं सुनना ही नहीं चाहते हैं किसी की। मैं बार-बार लहजा मेरा बिल्कुल सही है, किसी के लिए क्या शब्दों का उपयोग करते हैं, किसी लिए क्या। सुनिए, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मैं तो बीच में नहीं बोला किसी के, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नहीं बोला किसी के, अपनी संयम और अपने कौशल से वो जवाब देंगे। मैं यहाँ पर किसी को बताने के लिए नहीं बैठी हूँ, मुझे लगता है आप लोग सब बहुत अनुभवी हैं। कह रहा हूँ अपनी वोकैबुलरी है इन लोगों की। हाँ, मेरी तो वोकैबुलरी ऐसी नहीं है, सुनिए, वोकैबुलरी ऐसी नहीं है, मैं किसी के लिए ठीक है तो मत कहिए सर, बहुत अच्छी बात है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जरूर आएंगे 6 तारीख तक दूसरे। 2 चरण हो गए, आप कब आएंगे? 2 चरण के बाद आएंगे। उन्होंने कहा चलो 2 चरण में तो कुछ नहीं होना है, उसके बाद चले जाएंगे, यही सोचा। 2 चरण हो गए तो अरे आप मेरी नहीं, हम 92 सीट्स पे लड़ रहे हैं, अभी तो 60 सीटों का ही चुनाव, 70 सीटों का ही चुनाव हुआ है भाई। आएंगे और प्रचार करेंगे, धुआंधार प्रचार करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी आएगी। 92 सीट्स पे लग रहे हैं, ये थोड़ा आपको हास्यास्पद नहीं लगता है? किसी स्टेट का चुनाव है, उसके स्टार प्रचारक है सर। वैसे तो मैं, मुझे लग रहा है मैं ही बात कर रही हूँ उनकी इन चुनावों में, और कोई तो बात कर नहीं रहा है। मैं तो सवाल भी पूछ रही हूँ आपसे, और कोई तो बात भी नहीं कर रहा है उनकी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि 2 चरण हो गए, किसी भी चुनाव में आप प्रचार करने जाते हैं तो आप क्या कई आधे चुनाव में जाते हैं। चलिए आज हम प्रचार शुरू करेंगे, अब हमारी थोड़ी गाड़ी खिंचेगी क्योंकि अभी तक तो कुछ था नहीं। 6 देखिए, आसाम में कांग्रेस आ रही है, केरल में कांग्रेस का फ्रंट आ रहा है, इसलिए वहां प्रचार कर रहे हैं। बंगाल भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। बंगाल जीत रहे हैं आप लोग, पहले 1-2 चरण में नहीं आए तो इनको बंगाल आप लोग जीत रहे हैं क्या सर? बंगाल जीत रहे हैं आप लोग? आप मेरी बात तो सुनना ही नहीं चाहते हो। बंगाल में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, पहले चुनाव से कम नहीं होगी। 44 सीट्स थी और रिपीट होंगी। अब आप जो बार-बार ममता बनर्जी का प्रश्न नंदीग्राम का कर रही थी, बहुत अच्छा प्रश्न कर रही थी। अगर वहां ममता बनर्जी हारती हैं तो तृणमूल कांग्रेस और थर्ड फ्रंट को झटका लगेगा, और भारतीय जनता पार्टी तो वहां है ही नहीं। शुभेंदु अधिकारी भी कांग्रेसी है, तृणमूल से ही ममता बनर्जी इंडियन यूथ कांग्रेस की महामंत्री रही हुई आनंद शर्मा जी के टाइम। वहां तो कांग्रेस ही कांग्रेस है, किसी भी रूप में आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। आप देखिए ममता बनर्जी एक लेडी से अगर टक्कर लेने के लिए आज बीजेपी इज नरेंद्र मोदी इज बीजेपी। लड़ लो ममता बनर्जी अगर आपकी हैं तो फिर अलग दल क्यों है भाई? गोदी में ले लो, लड़ लो ना भाई, कांग्रेस बैठ जाओ, भाई के पास गए हो ना। अरे भाई आप भी हमारी पार्टी के आदमी ले गए। आपने एक बात बोली, पार्टी भी कांग्रेस युक्त हो गई है। नहीं सर आपने एक बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली। मुझे लगता है इसको ये मुझे डिबेट का पॉइंट है मेरे लिए, ये मेरे लिए डिबेट का पॉइंट है। आपने कहा बीजेपी इज नरेंद्र मोदी इज बीजेपी। टिकट ही उनको दे रहे हो जो आपकी पार्टी के सदस्य नहीं थे। ओम प्रकाश जी, तो मैं टीएमसी के लिए क्या कहूँ? टीएमसी इज ममता बनर्जी इज टीएमसी, ये कह सकती हूँ मैं? देखिए, या फिर मैं कांग्रेस के लिए क्या कहूँ? कांग्रेस के लिए मैं क्या कहूँ? बड़े भाई का सुनिए, बड़े भाई का बड़ा सम्मान है, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। एक चीज उन्होंने अच्छा बोला, कोई बोल रहा है तो सामने वाले को सुनना चाहिए, सबको बारी मिलती है। आपने भी वही चीज कहा, बिल्कुल सर। लेकिन ये हेडमास्टर की तरह जो चाबूक चलाने का जो स्टाइल है, कौन क्या बोलेगा, ये इनको नहीं यहाँ करनी चाहिए। ये उनका क्लास नहीं है, ये उनका ऑफिस नहीं है, ये वही करें जहां इनका ऑफिस हो। हाँ, ये बोले जरूर कि मैंने किसी के विषय में नहीं बोला, आपने बोला। नंबर बात, मोदी जी जैसा नेता पूरी पृथ्वी पर नहीं हुआ। हमें गर्व है भारतीय जनता पार्टी को कि मोदी जैसा नेता पूरी पृथ्वी पर नहीं हुआ इस ब्रह्मांड में आज के युग में। और ममता बनर्जी की पार्टी में मैं उसके बाद भी गिना दूं, जेपी नड्डा, अमित शाह, दिलीप घोष, राहुल सिन्हा, शुभेंदु अधिकारी, मैं और बोलिएगा तो समय दीजिएगा तो गिना दूंगा मैं पूरे देश में। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी प्राइवेट लिमिटेड है, फुआ भतीजा अभिषेक ममता, छोड़कर तीसरा नाम कोई बता दे जिसकी चलती हो, तो आप उससे उनकी तुलना कैसे कर सकती हैं? हमारे यहाँ एक जिला उपाध्यक्ष प्रलय पाल को मुख्यमंत्री को फोन करना पड़ता है, चीज को समझिए। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष जो है ना, वो भी ताकत रखता है, और हमारे यहाँ तो पन्ना प्रमुख है, बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष परिश्रम कर रहे हैं। इनके जैसा ये कांग्रेस के बोल रहे हैं दोस्त, ये बोले 92 सीटें पर लड़ रहे हैं, 60 सीटों का चुनाव हो गया, बची है 32, और राहुल बाबा गए नानी के घर, आएंगे कब भाई? अब्बास सिद्दीकी वो कंधा पे बैठ के लोग राजनीति कर रहे हैं। मैंने एक छोटा जवाब दे पाएंगे? मैंने ओम प्रकाश जी एक छोटा सा सवाल पूछा था वरुण जी से, और वो ये इसलिए पूछा था कि जो भी, अगर ममता बनर्जी को तो एक समय में थर्ड फ्रंट का लीडर देखते थे, और मुझे लगता है आज भी शायद देखते हो, कुछ नाम ऐसे हैं, लेकिन वो आज नंदीग्राम की सीट बचाने के लिए अगर 5 दिन कैंप कर रही है नंदीग्राम में, तो क्या यहाँ पर जो होगा, जीत या हार,
उससे उनका दिल्ली की राजनीति पर भी फर्क पड़ेगा। मैं वरुण जी सवाल ये पूछ रही हूँ, जीतती है और अगर हारती है दोनों तरफ से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दिल्ली की राजनीति पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आज अगर बीजेपी वहां हारती है तो इनकी पूरे हिंदुस्तान में जिस हिसाब से इनकी स्थिति हो रखी है और विकट हो जाएगी इनकी स्थिति 2 तारीख के बाद। हाँ। और अगर ममता बनर्जी वहां हारती है, बीजेपी ये इनके इन प्रकार सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर और स्टेट्स में ही फर्क पड़ेगा। ये तो राष्ट्रीय राजनीति को 2 तारीख के जो परिणाम आएंगे राष्ट्रीय राजनीति की धुरी को तय करेंगे। लेकिन आपने एक बड़ी दिलचस्प बात बोली कि ममता जीते या शुभेंदु अधिकारी जीते वो तो हैं कांग्रेसी, तो बीजेपी का क्या है इसमें? प्रकाश जी इस एनालिसिस को आप कैसे देख रहे हैं भाई? उनको लग रहा है जो जीते वो तो टीएमसी की जीत है भाई। तो कांग्रेस बैकग्राउंड, शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी में ही काम कर रहे हैं। इनको वरुण जी को बंगाल की जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है, बंगाल की जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। मैं तो ये पूछता उनको क्या नौबत आ गई कि एक सांप्रदायिक अब्बास सिद्दीकी, उसकी पार्टी जिसने बयान जारी किया है कि भारत में 10, 20, 50 करोड़ लोगों की मौत हो जाए, उस पार्टी के साथ में इनकी पार्टी ने साठगांठ की है। आज इनको कोई दूसरा पार्टी नहीं मिला। अरे भाई आप पीडीपी के साथ क्या कर रहे थे? मुझे अच्छा वरुण जी, अब्बास सिद्दीकी ने 50 करोड़ हिंदुस्तानियों के मरने की कामना की है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर में? वामपंथियों के साथ में आप जो वामपंथी आपको याद होगा 1975 में कांग्रेस क्या कर रहे थे कश्मीर में? कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ क्या कर रहे थे कश्मीर में? उनके खून से सने हुए चावल वामपंथियों ने कांग्रेस कार्यकर्ता की मां को खिलाए थे, ये भूल गए। आज आप वामपंथियों के साथ में समझौता कर रहे। आप जवाब दीजिए इस बात का। 1975 की वो घटना भूल गए। अरे भाई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पीडीपी के साथ आप क्या कर रहे थे ये बताओ आप? और उसकी मां को खून से सने हुए चावल खिलाए थे। जीडीपी बढ़ा रहे थे देश की पीडीपी के साथ। आप लोग जिस हिसाब से बदलते हो बदलते हो, कांग्रेस नहीं बदलती है। आप अकाली दल के साथ थे, अकाली दल के साथ थे, हरसिमरत कौर छोड़ के चली गई आपको, शिवसेना आपको छोड़ के चली गई। आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं सब लोग? आप अपना अवलोकन करो। आप सत्ता की भूख में अपने साथियों को खोते जा रहे हो। आपके पास समाज नहीं है। बंगाल आपके कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं। वरुण जी एक मिनट। मैंने पहले कहा कि सर इस चुनाव में कांग्रेस कहां है कोई चर्चा नहीं है। मैं कम से कम आपसे सवाल पूछ रही हूं, इसीलिए उसके नाते थोड़ा और लोगों को ज्यादा बोलने दीजिए, क्योंकि कम से कम मुझे लगता है कि अगर हम वोट परसेंटेज या वोट शेयर के हिसाब से भी जाएं तो सर थोड़ा नंबर आपका कम हो जाएगा। लेकिन मैं अनिर्बान के पास जा रही हूं। अनिर्बान मुझे ये बताइए कि ममता दीदी के लिए नंदीग्राम की ये लड़ाई उनके पुराने से पैसालार से है, लेकिन वो लड़ाई जीतने को लेकर अगर कॉन्फिडेंट है तो रोज आरोप और रोज इस तरह के हमले क्यों हैं जो आज भी उन्होंने किया कि बंगाल में अपने ही लोग भेज दिए होंगे मारने के लिए। वो जो बूढ़ी अम्मा जिनकी जान गई उन पर आरोप भी बीजेपी पर ही लगाया जा रहा है। मतलब बिल्कुल है ना, ये जो घटना की बात बीजेपी कर रहा है वहां उन्होंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? अगर वो कह रहे हैं कि मारपीट से ही हत्या हुई है तो पोस्टमार्टम क्यों करने नहीं दिया? वहां का जो बीजेपी कैंडिडेट है वो जाकर डेथ सर्टिफिकेट लिखती है, उसके तुरंत बाद शमशान लेकर वो उनको बॉडी जला दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के स्टाइल में ये लोग काम कर रहे हैं। यहां ये पोस्टमार्टम होता तो सच निकल आता कि ये मारपीट की वजह से ये मृत्यु नहीं हुआ है। बीजेपी जो झूठ बोलने का राजनीति उनका है, झूठ फैलाने का जो राजनीति है वो सबके सामने आ जाता है, इसीलिए उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। ये उनके नेता से पूछिए आप, क्यों पोस्टमार्टम नहीं होने दिए आप? जिस समय उनको चोट लगी थी राखी जी, जिस समय सारी मुझे लगता है नेशनल मीडिया ने ये स्टोरी कवर की, उस दिन से आज का दिन लग गया इस बात पर कमेंट करने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि एक जिस तरह की तस्वीरें उनकी आई थी उन्हें देखकर मुझे लगता है सिर्फ बंगाल में रिएक्शन नहीं था, देश भर में रिएक्शन था। राखी देश भर में था और सिर्फ टीएमसी वाले नहीं, ये सेंसिटिविटी कम है कि आज भी वो लोग इस बात को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक 80+ बुजुर्ग औरत को मारते हो आप लोग, शर्म नहीं आती? पोस्टमार्टम क्यों होने नहीं दिया? शर्म नहीं आती है? पूरी देश क्या पूरी दुनिया देख रही है, आप लोग करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपसे नहीं अनिर्बान जी, आप लोगों की इतिहास है। मत कीजिए,
पार्क स्ट्रीट कांड भूल गए हो? पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? आपकी मुख्यमंत्री बोली थी कि ये छोटी घटना है, एक औरत का रेप हो चुका था, आपकी मुख्यमंत्री बोली थी। क्यों नहीं होने दिया? भूल गए हो? सुजैन जॉर्डन मर गई, भूल गए हो? कामदुनी की रेप। क्या छिपा रहे थे आप लोग? क्या छिपा रहे थे? आपने कोई कुछ नहीं छिपाता है, आप लोग करते हो और बहुत आसानी से दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हो। आप लोगों में शर्म, बेहया, इतने बेहया पार्टी हो, हम लोग जिंदगी में नहीं देखते। बताइए, सिर्फ एक ही सवाल है, सिर्फ एक ही सवाल है, आप लोग झूठ मैं आपसे पूछती हूँ, की लड़ाई में नतीजा 2 मई को आने वाला है। 2 मई का इंतजार करेंगे, क्योंकि 2 मई को पोस्टमार्टम क्यों नहीं 2 मई को क्या होगा उसका इंतजार थोड़ा कर लेते हैं। 2 मई की तारीख में थोड़े दिन है, लेकिन उस बीच में खालिद साहब आपके पास आ रही हूं। आपने कितने समय से आप लोग ममता बनर्जी को देख रहे होंगे, उनको प्रचार करते वक्त भी आपने देखा होगा। आपने कभी देखा कि वो पश्चिम बंगाल की सियासत में जाकर चंडी पाठ कर रही हैं, मंच से जाकर अपना गोत्र बता रही हैं? ये पहले कब किया, मुझे बस सिर्फ ये जानना है सर। इससे पहले कौन सी रैली में उन्होंने अपना गोत्र बताया था सर, जरा बता दीजिए। देखिए, वो हर समुदाय, हर धर्म के लोगों की बात करती है, सिर्फ गोत्र और चंडी पाठ की बात नहीं करती है। वो ईसाइयों की भी बात करती है, मुसलमानों की भी बात करती है, गुरुद्वारा की भी बात करती है, और वो चंडी पाठ करके ही घर से निकलती है। जरूरत इन लोगों को पड़ती है कि मंदिर में जाके दिखाते हैं, ये लोग माथा टेकते हैं। ये अमित शाह जी आज पूरे देश के केंद्र सरकार, पूरे देश के लोग, जो देश संभालने का मौका इनको दिया गया है। सर, मैं सवाल फिर से दोहरा देती हूँ अपना, इनको जरा सा भी खालिद साहब, मैं सवाल अपना फिर से दोहरा देती हूँ। मैं ये नहीं सर, हर समुदाय के बारे में सोचना किसी भी मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर किसी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, और वो सोचती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि पब्लिक मीटिंग में जाकर अपना गोत्र उन्होंने कब बताया? चंडी पाठ किया हमने पहली बार देखा, वो करती होंगी अपने घर पर, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करती होंगी। मैंने कहा कब मंच पर जाकर अपना गोत्र बता रही थी? आपको कि ममता बनर्जी एक खुद ब्राह्मण है, ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण है। ममता बनर्जी अगर वो चंडी पाठ घर से करके सर, मैंने ये नहीं पूछा आपसे, मैंने कहा कि करती होंगी। सर, हम सब अपने धर्म का पालन करते हैं, मैंने ये नहीं कहा। और अगर वो करती हैं तो अच्छी बात है, हर कोई अपने धर्म का पालन करता है, ये तो हमारे देश में देश की खूबसूरती है। लेकिन पब्लिक मीटिंग्स में जाकर कब बताती रही वो? धर्म को यूज करते हैं। ओम प्रकाश जी, अगर वो यूज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर वो यूज कर रहे हैं तो आप भी यूज कर रहे हैं कि नहीं? बल्कि धर्म को सियासत से, खालिद साहब, आप जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर, आप भी तो वही कर रहे हैं। धर्म को सियासत को जोड़, वो मंदिर की बात करते हैं तो आप पाठ कर रहे हैं, वो जय श्री राम बोलती है तो आप गोत्र बताते हैं। राजनीति करना धर्म इनका। ओम प्रकाश जी, धर्म इनका धर्म करना मकसद नहीं है, एक मिनट। ओम प्रकाश जी, आप भी तो मंदिर की बात करते हैं, वो चंडी पाठ कर रही हैं तो क्या गलत कर रही हैं? आप जय श्री राम बोलते हैं तो वो अपना गोत्र बता रही हैं, क्या गलत कर रही है वो? जी गलत कहाँ हो रहा, मैं बता रहा हूँ गलत कहाँ है, बता रहा हूँ, और बंगाल की जनता भी देख रही है। बताइए। आज बताइए, जब हमारे लोग आपके मुख्यमंत्री के सामने अगर जय श्री राम नारा लगता है, बैरकपुर की घटना आपकी टीवी चैनल ने सबसे पहले दिखाया, और वहां पे बीजेपी कर्मियों को ममता बनर्जी गाड़ी से उतर के, ये लोग बाहरी है, गाली दे रहा है, इसको अरेस्ट करो, गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें पीटा जाता है बीजेपी कर्मियों को जय श्री राम बोलने पर। तो फिर आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि नंदीग्राम में स्टेज पे बैठ के आप चंडी पाठ कर रही हैं? 10 साल पहले आपने इमामों को भत्ता दिया, हमें उस पर आपत्ति नहीं थी। आप उसके साथ पुरोहितों को भी दें, आप उसके साथ सरदारों को भी दें, आप उसके साथ चर्च के फादर को भी दें, आपने नहीं दिया। और 10वें साल जब आपकी सरकार जा रही है तो आप पुरोहित भत्ता देने चली है, हमें इस पे आपत्ति है। आप जाके आज चांडिल गोत्र बता रही है, आप क्यों? ये तो पता चलता है। अरे तुमसे ठिका लेना पड़ेगा क्या यार, मौका प्रस्त हो हिंदू, तुमसे ठिका लेना पड़ेगा। तुम तय करेगा हिंदू कौन है, तुम तय करेगा हिंदू कौन है। तुम्हारे धर्म के बारे में बोलेंगे, अभी FIR करना पड़ेगा तुमको, अपनी आवाज नीचे रखो।
जब तुम बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। खालिद अब्दुल्ला भाई आप मत बोलिए, बात दूसरी हो जाएगी फिर। अरे सर, आप जब बात हो रही तो अपने अपने हिसाब में बात करिए। आप ठीका दीजिएगा, मैंने तो आपको इस्लामिक होने का ठीका नहीं दिया। आपकी क्यों चल रही है? आप लोग इसी बंगाल में जय श्री राम बोलने पर हम लोग FIR करवाते हो, रामनवमी जुलूस निकालने पर केस करते हो, हमें सरस्वती पूजा के लिए मार खाना पड़ता है। एक चीज मैं कहूं आप लोगों से, ये जो हमले हैं ये सियासी और बयानों के जरिए रहे तो ठीक है सर, ये बयानों के जरिए हमले होते रहे तो ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लाठी डंडे पत्थरों से हमले होते हैं सर, उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि पूरा पश्चिम बंगाल और देश देख रहा है। उसी से जुड़ी खबर दिखा रही हूं सर, उसी जुड़ी खबर दिखा रही हूं। मोइना से बीजेपी उम्मीदवार हैं अशोक डिंडा, उन पर हमला हुआ, थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी। अब अशोक डिंडा ने क्या कहा है? अशोक डिंडा कह रहे हैं कि किस तरह से तकरीबन 150 लोग आए जिन्होंने उनकी गाड़ी पर हमला किया है। मोइना से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अशोक डिंडा और कह रहे हैं कि 150 लोगों ने उनके काफिले पर गाड़ी पर हमला किया, यानी पूरी तरह से घिर गए। मेरे कंधे पर चोट लगी है कह रहे हैं अशोक डिंडा, वो कह रहे हैं, अपना कंधा भी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं मेरे कंधे पर चोट लगी है। और ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं अशोक डिंडा की, जो अशोक डिंडा कह रहे हैं कि मेरे कंधे पर चोट लगी है, 150 लोग आए, उन्होंने मेरे काफिले को घेर लिया। टीएमसी के जुलूस के दौरान हुआ है ये सब कुछ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अशोक डिंडा की, टीएमसी के जुलूस के दौरान ये सब कुछ हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, गाड़ी में किस तरह से शीशे टूटे हुए हैं। और मैं आपके पास आ रही हूं खालिद साहब, ये क्या हो रहा है? अशोक डिंडा कह रहे टीएमसी के जुलूस में 150 लोगों ने मुझे घेर लिया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, गर्दन में चोट आई है। तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। आपने आज सुबह में नंदीग्राम में देखा होगा, ममता बनर्जी के जुलूस जा रहे हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग्स लेकर उनको आके रास्ते में रेस किया गया फिर से। हाँ। आपको नजर नहीं आ रहा होगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि ये कौन सा सभ्यता है? ममता बनर्जी आज एक बहुत बड़ी नेत्री है, उनका एक दुर्घटना हो चुका है, उसके बावजूद भी रास्ते पे खड़े होकर उनके रास्ते को रोकने की कोशिश किया गया, उनको यहाँ पे ह्यूमिलेशन करने की कोशिश फिर से किया गया। और ये डिंडा की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में इतनी ही लड़ाई है कि ये लोग जब प्रत्याशी करने में इनको प्रत्याशी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो उनके ही लोगों को यह सोच है, यह समझ है कि इनको किस तरह से ह्यूमिलेट करके तृणमूल कांग्रेस को बदनाम किया जाएगा। ठीक है, तो उनके पार्टी ओम प्रकाश जी कि हमारी पार्टी, आप अशोक डिंडा कह रहे हैं मेरी गाड़ी को घेर लिया, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री हैं, आपने उनके काफिले को नहीं गुजरने दिया, आपने उनके गाड़ी को रोक लिया। बात है, ये सरासर झूठी बात है, इसका ना कोई साक्ष्य है ना प्रमाण है। मुख्यमंत्री कह रही है, चैनल पे मुख्यमंत्री कह रही है, वो झूठ बोल रही है क्या? देखिए, ममता बनर्जी कह रही है मेरे काफिले को रोका, वो झूठ बोल रही है। ममता बनर्जी का झूठ तो उनके पैर टूटने वाली घटना में पकड़ में आया। आप लोगों ने भी दिखाया कि पहले कह रही है कि मुझ पे हमला हुआ, नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से कह रही कि हमारे फायर मोने होचे गाड़ी उठेगा लो। तो देखिए, झूठ बोल के सिंपैथी लेना ये इनका काम है, ये बीजेपी के लोगों का काम है। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग डिंडा को पसंद नहीं कर रहे उम्मीदवार के रूप में। इनसे पूछिए, सरला मुर्मू को टीएमसी ने टिकट दिया था, सरला मुर्मू ने टिकट फेंक दिया और बीजेपी ज्वाइन की, और बीजेपी के टिकट के लिए लंबी लाइन लगी है। ऐसा नहीं है, ये इनके दल में सिंडिकेट राज हो रहा है। और इन लोगों को राम, दुर्गा, चंडी, जनेऊ ये चुनाव के समय क्यों याद आ रहे हैं? ठीक हमें तो बोला जैसा आपने कहा, जैसा आप कह रहे हैं, अगर ये सियासी पिच बीजेपी की है तो उस सियासी पिच पर ममता बनर्जी अब आ गई हैं, लेकिन उस पिच पर बैटिंग करके सेंचुरी कौन बनाएगा ये तो 2 मई को तय होगा। महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।